हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज ला रहा हूं मैं आपके लिए भारतीय राज्य व्यवस्था से चैप्टर नंबर 47 और 48। देखिए, यहाँ पर हम चैप्टर नंबर 47 के तहत अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग के बारे में जानेंगे। वहीं 48 के तहत जो है हम यहाँ पर जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग है इसके बारे में जानेंगे। यानी इसके बारे में संविधान के कौन से अनुच्छेद में इसके गठन के बारे में लिखा है, किस प्रकार से इसका गठन हुआ है और वर्तमान में इसमें कितने सदस्य हैं, किस प्रकार की इनकी जो है कार्यवाहियाँ हैं, कैसे करके कार्य करते हैं, वो सब इस अध्याय के तहत हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या नोट डाउन करना है यहाँ पर और क्या क्या डिस्कस करना है। देखिए, सबसे पहले तो हम ये डिफरेंस जान लेते हैं कि आपकी एससी और एसटी कास्ट में डिफरेंस क्या है। देखिए, शायद आप में से काफ़ी सारे लोग जो हैं वो मेरे साथ बहुत पहले से जुड़े हुए हैं। जो लोग जिन्होंने मैंने जब एंसाइंट हिस्ट्री पढ़ाना स्टार्ट किया था तब से जुड़े हुए लोग हैं, उन्हें पता होगा वहाँ पर एंसाइंट हिस्ट्री में काफ़ी बार जिक्र भी आया था। यानी इस समुदाय के बारे में, ऐसी समुदाय के दलित, जिसे हम दलित समुदाय आज के टाइम पर जानते हैं, दलित के नाम से जानते हैं, उसका जिक्र भी आया था। उस समय वो अनटचेबल समुदाय था और नगरों से बाहर रहता था। आप ये भी जानते थे, नगरों से बाहर रहता था और जब उसे नगरों में प्रवेश करना होता था तो अपने पास मतलब एक कोई टुकड़ा ले लेता था लकड़ी का, उस पर चोट करते हुए घुसता था ताकि जो बाद बाकी लोग हैं उससे चौकन्ने हो जाएं और उसके परछाई से या उसके स्पर्श से अपने आप को बचा सकें। ठीक है, तो इस तरह की हम लोग प्राचीन काल से हम देखते आ रहे थे कुरीतियाँ हमारे भारत में। ठीक है, और हमने एंसाइंट हिस्ट्री में, मिडाइवल में, ये दोनों जगह हम पढ़ा था हमने। ठीक है, तो ये जो एससी के अंतर्गत यानी जो कास्टें रखी गई वो अछूत कास्टें बोली जाती हैं, अनटचेबल कास्टें बोली जाती हैं, वो यहाँ पर सम्मिलित कर दी गई थी। यानी जिनके स्पर्श मात्र से लोग जो है अपने आप को कहते थे कि हम इनके टच करने से गंदे हो गए या फिर हमारा धर्म भ्रष्ट हो गया। ये मानी फिर इनका जो जब उत्थान किया गया, इनको जो यानी संविधान के तहत इनका जब उत्थान के प्रावधान किए गए तो इन्हें एससी के अंतर्गत रखा गया। अब जनजातियाँ कौन सी थी? देखिए, यहाँ पर दोनों में बहुत जमीन आसमान का डिफरेंस है। काफ़ी बार लोग क्या होता है एससी ऑब्लिक एसटी को यहाँ पर एक ही समझ लेते हैं कि शायद एक ही होगा। देखिए, एससी बिल्कुल अलग है और एसटी बिल्कुल अलग है। एसटी वाले खास करके अनटचेबल नहीं थे। एसटी वालों को आप एक तरह से ये मान सकते हैं जंगल के निवासी, आदिवासी बोल सकते हैं। ठीक है, यानी काफ़ी बार लोग इन्हें मर्ज कर देते हैं। तो यहाँ पर भी पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करना काफ़ी जरूरी था, क्योंकि लोग मुझे मालूम था इस वीडियो के बाद में कमेंट कर दे कि सर एससी एसटी ये होता क्या है, डिफरेंस क्या है इनमें। तो पहले मैंने वही जो आपकी पृष्ठभूमि थी, वही भूमिका थी, वो समझाना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो एसटी वाले लोग वो यानी कि आपको मैंने बताया भी था, जो प्रकृति से पूजा करते हैं, प्रकृति की गोद में रहना चाहते हैं, प्रकृति की गोद में सदियों से रहते आए हैं जंगलों में, जैसे आदिवासी वनवासी जिन्हें हम बोल सकते हैं, वो एसटी समुदाय में रखे गए। ठीक है, एससी में मैंने बताया कौन से रखे गए, जो आपके प्राचीन काल के मैंने एंसाइंट हिस्ट्री में पूरा जिक्र किया था, काफी बार इनका जिक्र आया था। ठीक है, इस समुदाय का, तो वो यहाँ पर मैंने जिक्र कर दिया। तो ये दोनों का डिफरेंस है। अब देखिए, इनके आज वर्तमान में इनका उत्थान करना बहुत ही जरूरी है। हमें ये देखना है क्या हमारा संविधान बनने के बाद संविधान में तो सभी के लिए समान मौलिक अधिकार दिए गए हैं। तो ऐसा कहीं ना हो कि प्राचीन जो कुप्रथाएं हैं चली आ रही हैं, उन कुप्रथाओं का दुष्प्रभाव आज भी देखने को मिले और आज भी हमारे संविधान बन जाने के बाद ऐसे जो लोग हैं, जो हाशिए पर रखे हुए लोग हैं, इनके जो मौलिक अधिकारों का हनन करने वाला कोई व्यक्ति ना हो। ठीक है, तो इन्हें जो है इनके मौलिक अधिकारों का, इनकी यानी इनकी जो गरिमा है, इनकी जो अपना व्यक्तित्व की गरिमा है, उसे बनाए रखने के लिए हमने कुछ यहाँ संवैधानिक प्रावधान रखे हैं। ठीक है, ताकि इन लोगों की जो अधिकार है उनका हनन न कर सके कोई। तो उसके लिए हमने यहाँ पर राष्ट्रीय आयोग बनाने की यहाँ पे संस्तुति की है। तो देखते हैं यहाँ पर संविधान में कौन कौन से आर्टिकल इनके तहत इसका गठन के बारे में बताया गया है। देखिए, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में संविधान के अनुच्छेद 338 के द्वारा ये इसका गठन किया गया है। ठीक है, और ये संवैधानिक निकाय है, क्योंकि इसका संविधान जब बनकर तैयार हुआ था तभी इसके गठन की बात कही गई थी इसमें। ठीक है, संविधान में ही प्रावधान बढ़े थे। अब देखिए, इसके बाद और भी सारे निकाय हैं जिनके बारे में आगामी अध्याय में पढ़ेंगे हम, जैसे राष्ट्रीय महिला आयोग है, अल्पसंख्यक आयोग है, मानवाधिकार आयोग है, बाल अधिकार संरक्षण आयोग है। ये सब संवैधानिक नहीं है, ये सांविधिक हैं। सांविधिक का मतलब क्या होता है कि बाद में संसद के अधिनियम के द्वारा ये पास किए गए, संसद के अधिनियम के द्वारा इन्हें मान्यता मिली है, तो इसलिए इन्हें सांविधिक कहा गया। संवैधानिक का मतलब क्या होता है, संविधान जब बन के तैयार हुआ था उसी समय उसमें जो चीजें निहित कर दी थी वो संवैधानिक कही जाती हैं। ठीक है, तो यहां पर आपने देख लिया। अब देखिए, ये अनुच्छेद 338 है, ये जो प्रावधान है ये संविधान के भाग 16 में है, भाग 16 में रखा गया है इसे। ठीक है, यानी इनके संबंध में जो विशेष उपबंध है, यानी आपका जो संविधान का भाग 16 है वो यही बात बोलता है यहाँ पर। ठीक है, ये कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर 338 में आपने देख लिया ये। तो आगे चलिए बात करते हैं यहाँ पर आयोग का उद्देश्य क्या है, यानी आयोग का उदय कैसे हुआ। ठीक है, देखिए, जो अनुच्छेद 338 है ये संविधान में जो आपकी ऐसी जातियां हैं और जनजातियां हैं, देखिए ध्यान रखना, पृथक नहीं की गई थी यहाँ तक मैंने शुरुआत में जब ये इसमें संविधान में वर्णित था ये। ठीक है, उस समय पृथक नहीं थी, यानी इसी में ही जनजातियों को भी ऐड कर दिया गया था। ठीक है, तो जब संविधान मूलतः जब था तो उसमें अनुच्छेद 338 जो था वहाँ पर अनुसूचित जातियों और जनजातियों
के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति का उपबंध करता था, ठीक है, जो कि क्या करेगा, जो मतलब क्या करता था उस समय कि जो उनसे रिलेटेड मामले हैं उनके संवैधानिक संरक्षण संबंधित सभी मामलों का निरीक्षण करता था और उनसे संबंधित जो प्रतिवेदन होते थे वो राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करता था, ठीक है, उसका ये कार्य था। जैसे जैसे समय आगे बढ़ा 1978 में क्या हुआ, यानी कि 1978 में ये हुआ कि सरकार ने एक संकल्प के माध्यम से अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए एक गैर सांविधिक बहुसदस्यीय आयोग की स्थापना, ठीक है, यानी जिसे हम अनुसूचित जाति और जनजाति आयुक्त का कार्यालय, ये अस्तित्व में आया है 1978 में, ठीक है। यानी कि इन्होंने फिर पहले तो क्या था संविधान में, यानी मूल संविधान में ये था कि आपके अनुच्छेद 338 के तहत कोई एक व्यक्ति, ठीक है, यानी विशेष अधिकारी नियुक्त किया जाएगा जो कि आपकी SC ST कास्ट रिलेटेड जो संवैधानिक मुद्दे हैं उनको देखेगा, संवैधानिक पर जो जो उन्हें प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो सब देखेगा और अपनी रिपोर्ट की जो प्रतिवेदन है वो राष्ट्रपति को सबमिट करेगा। 1938 से 1938 बोल रहा हूँ मैं, 338 के तहत ये प्रावधान था मूलतः, ठीक है। अब इनका विकास कैसे हुआ है वो हम यहाँ पे वन बाई वन देखते आ रहे हैं। 1978 में क्या हुआ कि इन्होंने एक गैर सांविधिक निकाय, ठीक है, यानी बहुत सदस्यीय निकाय था, ये आयोग था जिसका नाम हम बता रहे हैं अनुसूचित जाति और जनजाति आयुक्त का कार्यालय, ये अस्तित्व में आया है। 1987 में क्या हुआ है, फिर से 1987 में सरकार ने क्या किया है, इस आयुक्त के कार्यों को संशोधन किया और यहाँ पर इसका नाम बदल के क्या कर दिया है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग कर दिया। 1978 में जो आपका आयोग आज अभी आप देख रहे हैं, ठीक है, तो ये आयोग अस्तित्व में आया था क्योंकि उस समय ये गैर सांविधिक था, ना तो ये संविधान में वर्णित था जैसे आज नीति आयोग है, ठीक है, किसी अधिनियम के द्वारा पारित नहीं है, ठीक उसी प्रकार से आपका ये जो आयोग बनाया था इन्होंने इनके लिए, तो ये भी गैर सांविधिक था और ये बहुत सदस्यीय निकाय था ये, ठीक है। 1987 में इन्होंने इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग कर दिया है। फिर बाद के समय में क्या हुआ कि बाद में इन्होंने 1990 के जो 65वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ है, इसके द्वारा अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए एक विशेष अधिकारी के स्थान पर एक उच्च स्तरीय पैनल, यानी जिसे हम राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, इसकी स्थापना की गई। यानी कि यहाँ पर आकर 1987 में जिसका नाम बदल के हमने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग किया था, उसको अब हमने 65वें संविधान संशोधन के तहत उसे संवैधानिक मान्यता प्राप्त करवा दी। कहने का मतलब यहाँ पर ये है, ठीक है, यानी हमने इस आयोग को संवैधानिक मान्यता प्रदान कर दी, ठीक है। अब देखिए इस संवैधानिक आयोग ने अनुसूचित जाति और जनजाति के आयुक्त की साथ ही 87 में सरकार द्वारा इसे स्थापित आयोग का स्थान ले लिया। यानी कि इसने क्या किया, जो आयोग संविधान के तहत बना इसने इसे रिप्लेस कर दिया पुराने वाले को, ठीक है, और अब ये वाला संवैधानिक संस्था के रूप में उभर के सामने आया है। अब देखिए फिर से यहाँ पे एक संशोधन हुआ 2003 में, हमने देखिए यहाँ वाला इंपॉर्टेंट है, 2003 में हमने इसे फिर से पृथक कर दिया क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था SC समुदाय की समस्याएं कुछ अलग हैं, ST वालों की अलग हैं। क्योंकि SC समुदाय जो रहा है, शेड्यूल कास्ट वाला समुदाय जो रहा है, वो आपका नगरों में, क्षेत्रों में रहा है, ठीक है, यानी जो मुख्य लोग हैं, जो आपकी मुख्य भूमि से जुड़े हुए लोग हैं, ठीक है, सामान्य लोग हैं, उनके साथ जुड़ा हुआ समुदाय रहा है। ST समुदाय तो पूरा जो है वनवासी समुदाय बोला जाता है, यानी पूरा ये वनवासी समुदाय रहा है ST वाला, शेड्यूल ट्राइब वाला, ठीक है। जनजाति समुदाय तो पूरा वनवासी समुदाय रहा है, वनों में अपने लोग रहे हैं, ठीक है। वहीं SC समुदाय पूरा नगरों में, ठीक है, जो चाहे गांव हो नगर हो उन सब में रहा है, ठीक है, चाहे वो बेशक अलग रहा है लेकिन उनके साथ रहा है। तो इन दोनों की समस्याएं अलग हैं क्योंकि इनकी समस्याएं जो होंगी वो नगरों से जुड़े हुए लोगों से संबंधित होंगी, ठीक है, किसी कोई परेशान कर रहा है, कोई शोषण कर रहा है, उनसे जुड़ी हुई होंगी। ST समुदाय की समस्याएं इस प्रकार से होंगी भाई, उनके वनों में, जंगलों में जो तमाम आप आज राष्ट्रीय जो पार्क वगैरह घोषित कर देते हैं भाई, उनके यहाँ पर जो तमाम तरह के बायोस्फीयर रिजर्व वगैरह घोषित कर देते हैं, वहाँ पर उनका आवागमन जो है उसे आप बाधित करते हैं, तो उनसे रिलेटेड समस्याएं होंगी। इसके अलावा आप जैसे आज खनन वगैरह के पट्टे होते हैं, मैंने बताया था आपको कि ज़्यादातर आपके खनन वगैरह के पट्टे हुए या फिर आपके जो प्राकृतिक संपदा है, प्राकृतिक मूल्यवान खनिज संसाधन है, वो ज़्यादातर जो वन वाले इलाके, प्राकृतिक संपदा वाले इलाके हैं, वहीं पर मौजूद हैं, ठीक है, यानी वन जहाँ पर वन वगैरह ज़्यादा मौजूद है, जंगल वगैरह मौजूद है, वहीं पर ज़्यादातर मौजूद हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि बाहर से कोई कंपनियां वगैरह खनन वगैरह करने आती हैं, तो इनकी ST समुदाय की जो गतिविधियां हैं इन पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है, इन्हें जो अपनी जगह से विस्थापित होना पड़ता है, तो इनके मुद्दे अलग हैं, इनके मुद्दे अलग हैं। तो जरूरी ये था कि दोनों के पृथक पृथक मुद्दों के लिए इन दोनों को पृथक पृथक करना आवश्यक है, ठीक है। यानी अक्सर आप में से, यानी आप में से नहीं, लगभग मैंने ये चीज़ मैंने खुद नोटिस की है, 70% अभ्यर्थी मुझे बार बार इस चीज़ को लेकर कमेंट करते हैं और आई होप आज आप इसके बाद आप जो है दोनों चीज़ों को डिफरेंस कर लेंगे। अक्सर लोग ये कहते हैं सर SC ST पूरा एक ही है, ये या एक नहीं है, दोनों में जमीन आसमान का डिफरेंस है, ठीक है, और वो डिफरेंस मैंने बता दिया है और वही यहाँ पर भी हुआ है। 2003 में इसे जो है 89वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे जो है 2 भागों में हमने डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पर 2 भाग कौन कौन से बने हैं, यानी एक तो आपका बना है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, इसे हमने आर्टिकल 338 के तहत रख दिया, और जो अनुसूचित जनजाति आयोग बना है वो आर्टिकल 338 का, यानी जिसे हम 338A भी कहते हैं, ठीक है, 338A इसके तहत रख दिया है, ठीक है। हम 2003 में हमने इसे पृथक कर दिया, यानी जनजाति वाले को अलग पृथक कर दिया, और यहाँ पर जो जाति वाला यानी SC वाला आयोग है उसे अलग पृथक कर दिया है, ठीक है। अब देखिए 2004 से यहाँ पर
अनुसूचित जनजाति फिर बाद में गठित किया गया सन 2004 से, ठीक है, और ये अस्तित्व में आ गया है अनुसूचित जाति आयोग। ये देखिए पहले क्या था, संविधान संशोधन जो होता है उसे लागू होने में टाइम लगता है, तो बाद में ये फिर अस्तित्व में आ गया है, ठीक है। अब देखिए आयोग की वर्तमान स्थिति देख लेते हैं। देखिए आयोग में वर्तमान में आपका एक अध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष होता है, ठीक है, और 3 अन्य कैंडिडेट होते हैं जो कि राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है, ठीक है। इनका कार्यकाल जो होता है वो 3 साल का होता है, यानी इनका जो कार्यकाल है वो 3 साल के लिए होता है, ये भी बता दे रहा हूं मैं, ठीक है। इनका जो कार्यकाल है वो 3 साल के लिए होता है। देखिए आप ये इसका संवैधानिक जो पूरा उदय है, यानी किस प्रकार से उदय हुआ, वो आप एक एक लाइन में याद रखना, ठीक है। कब कौन सा बना, कब कौन सा रिप्लेस हुआ, ठीक है। और खास करके ये इसका जो संवैधानिकरण किया गया इन आयोगों का, वो आप जरूर याद रखना। 65वां संविधान संशोधन याद रखना और 89वां याद रखना। 89 के तहत इसे पृथक कर दिया गया है, यानी पहले का अनुसूचित जाति और जनजाति एक ही था और बाद में 89वें संविधान संशोधन के जरिए पृथक कर दिया गया, तो इसे आप याद रखना, ठीक है। ये सब चीजें जो है आपकी जो है सामान्य जो जीके का पार्ट आप मान सकते हैं उसमें आ जाती हैं, ठीक है। इसलिए खास करके जो आपके 1 दिवसीय एग्जाम होते हैं वहां पे पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी जो सेवा शर्तें 3 साल का कार्यकाल होता है, वो आपने जान लिया। इनके कार्य क्या है, देखिए कार्य आप वही सब कार्य जानते हैं आज के मौजूदा समय में जो आप तमाम तरह से देखते हैं कि भाई शोषण हो रहा है, इनके खेतों वगैरह जमीनों वगैरह पे छीन लिए जाते हैं, ठीक है। इसके लिए सरकार ने तमाम तरह के उपबंध किए, प्रावधान किए ताकि इनकी जमीनें वगैरह पर लोग कब्जे ना कर पाएं, ठीक है, इनके साथ भेदभाव ना हो। लेकिन फिर भी ये सब चीज़ें कहाँ हैं, यानी जहाँ पर बहुल्यता है, यानी लोगों की बहुल्यता है और इन लोगों का जो रेशियो है, ये पढ़े लिखे नहीं है, यहाँ पर अपने अधिकारों के बारे में नहीं, वंचित अधिकारों के बारे में नहीं जानते हैं, तो वहाँ पर इनका शोषण हो रहा है, आज भी शोषण हो रहा है। आप पढ़ते होंगे अखबारों में डेली, मैंने यानी कहीं ना कहीं आपको एक यानी हर एक महीने में आपको लगभग 10-12 न्यूज इनसे संबंधित देखने को मिल जाती होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर इसके कार्य क्या है, आयोग जो बनाया गया कि ये जो आपकी ऐसी जातियां हैं इनके संवैधानिक संरक्षण संबंधित सभी मामलों को निरीक्षण करे, अधीक्षण करे, उनका क्रियान्वयन की समीक्षा करे, ठीक है, यानी कि इनके हितों का उल्लंघन करने वाले सभी मामलों की जांच पड़ताल करे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखिए इनसे रिलेटेड जो सामाजिक उत्थान की कोई योजना है उनमें सहभागिता निभाए, ठीक है। उन्हें कैसे अप्लाई करना है, कैसे उनका जो है प्रशासन चलवाना है, तो उनसे संबंधित अपना परामर्श वगैरह जो है संबंधित राज्यों को, प्रदेशों को प्रदान करे, ठीक है। अब देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि इनके संरक्षण के संदर्भ में इसने जो अपने कदम उठाए हैं, उपाय उठाए हैं, उनके बारे में प्रतिवर्ष राष्ट्रपति को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करे कि भाई हमने ये इनके बारे में, इनके उत्थान के बारे में, इनके सामाजिक उत्थान के बारे में, आर्थिक उत्थान के बारे में हमने ये प्रयास किए, ये कदम उठाए, तो इसके बारे में राष्ट्रपति को अवगत कराए, ठीक है। वहीं जो केंद्र और राज्य सरकारों के द्वारा जो कदम उठाए गए हैं इनके संबंध में बहुत बार उठाए जाते हैं। जैसे क्या होता है, आपने देखा होगा कि काफ़ी बार कहीं लोक निर्माण के कार्य आ जाते हैं, तो वहाँ पर आप देखते हो कहीं बगल में SC/ST कम्युनिटी वगैरह, ऐसी कम्युनिटी वगैरह है, तो उसके घर वगैरह कहीं जा रहे होते हैं या फिर उसकी ज़मीनें वगैरह जा रही होती है, तो जहाँ पर यही सब संस्थाएं होती हैं आपकी, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति राष्ट्रीय आयोग जो है, यही सब लोग वहाँ आगे बढ़कर आते हैं, उनके अधिकारों की बात करते हैं, ठीक है। तो इन सब के बारे में यहाँ पर इनके कदमों की समीक्षा करना है, ठीक है। और उनके सामाजिक, सभी में एक ही बात कही गई है, यानी इनके जो सामाजिक आर्थिक जो हैं इनके, तो उससे वंचित ना रहें, ये इनका सामाजिक और आर्थिक रूप से इन्हें जो है परिपोषित करना है। मेन चीज़ इसकी यही है। और मेन चीज़ सबसे बड़ी बात यह है कि संवैधानिक जो उन्हें शक्तियाँ प्रदत्त की गई हैं, संवैधानिक जो अधिकार प्रदत्त किए गए, ऐसा ना हो कि उनके अधिकारों का हनन हो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना है यहाँ पे। अब देखिए इसकी रिपोर्ट वगैरह देख लेते हैं। देखिए ये अपनी प्रतिवर्ष रिपोर्ट जो है वो राष्ट्रपति को सौंपता है, ठीक है। राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को राज्यों के राज्यपालों को भी भेजता है, जो कि इसे राज्य विधानमंडल के समक्ष रखवाएगा, ठीक है। और राज्य से संबंधित सिफारिशों पर जो की गई कार्रवाई है, तो इस पर यहाँ पर ये कार्रवाई इस पर होगी। और यानी यदि कोई ऐसी सिफारिश अस्वीकृत कर दी जाती है, तो वो अस्वीकृत का कारण बताएगा, यहाँ भाई इसकी सिफारिश थी, इस सिफारिश को अस्वीकृत क्यों किया है राज्य विधानमंडल ने, तो वो कारण बताएगा वहाँ पर, ठीक है। उसी प्रकार राष्ट्रपति क्या है, यानी राष्ट्रपति किसी राज्य से सरकार संबंधित किसी आयोग की रिपोर्ट को भी राज्य के राज्यपाल के पास भेजते हैं, ठीक है। यानी एक तो यानी राष्ट्रपति जो रिपोर्ट है खुद के पास तो रखते ही रखते हैं, इसके अलावा राज्यों के पास भी भेज देते हैं। दूसरी बात यह किसी संबंधित पर्टिकुलर राज्य से संबंधित है, मान लीजिए किसी एक राज्य का जिक्र आता है, यूपी का जिक्र आया, तो भाई यूपी के राज्यपाल के पास भेजी यहाँ पता लगाने के लिए, भाई आप इसमें देखिए ये यूपी संबंधित रिपोर्ट है, यहाँ पर अगर आप देखें तो यूपी में वो बताएगा भाई यूपी में ये घटना घटित हुई है, तो इसकी वजह से हम ये रिपोर्ट दे रहे हैं, ठीक है। यानी पर्टिकुलर राज्य वाइज भी भेज सकता है। जनरली तो यानी कि राष्ट्रपति को तक जाएगी, राष्ट्रपति फिर जनरली सभी राज्यपालों को दे देगा। जब किसी पर्टिकुलर राज्य के बारे में रिपोर्ट जाएगी तो भी इसे मतलब राष्ट्रपति सौंपेगा, ठीक है। कहने का मतलब यहाँ पर यही है, और वही सब कार्रवाइयाँ होंगी। आगे बढ़ते हैं, इनकी शक्तियाँ क्या क्या हैं। देखिए सबसे बड़ी बात ये है यहाँ पर कि सन 2018 में एक काम और हुआ है इसमें, जो बहुत इंपॉर्टेंट था ये काम यहाँ पर होना। ये था कि भाई इन्होंने अब 2018 में जो OBC है, अदर बैकवर्ड कास्टेस हैं, यानी अदर बैकवर्ड कास्ट यानी पिछड़ी जातियाँ जिन्हें हम बोलते हैं,
उन्हें भी यहाँ पर जो है पहले क्या था कि अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जातियाँ जो थी, क्योंकि पिछड़ी जाति वाला मुद्दा था वो सन 1989 के बाद से अस्तित्व में आया है। ठीक है, उस 1989 तक नहीं था, 1989 से ही इनको रिजर्वेशन वगैरह का जो प्रावधान वगैरह वो स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो उसके बाद ये लोग अस्तित्व में आए पिछड़ी जातियों वाले, उससे पहले इतना ये अस्तित्व में नहीं थे। ठीक है, तो इसके साथ ही ऐड कर दिया गया था ओबीसी वाला, यानी ओबीसी जातियों के संदर्भ में जो प्रावधान है उनके अधिकारों, हितों या संवैधानिक जो उनकी रक्षाएं हैं, ठीक है, उनसे संबंधित जो भी कार्रवाइयाँ थी उसके साथ ही संलग्नित कर दी गई थी। लेकिन बाद में क्या हुआ, सन 2018 में यहाँ पर ओबीसी कास्ट के लिए जो प्रावधान थे उन्हें अलग कर दिया गया और उन्हें उनके लिए अलग अनुच्छेद रख दिया गया 338B। इसके तहत ओबीसी को सम्मिलित कर दिया गया। अब देखिए अदर बैकवर्ड कास्टेस क्या होती हैं वो मैं बता रहा हूँ। अब आप ओबीसी के बारे में कुछ लोग देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं, देखिए हाँ, ज़्यादातर जो लोग समाज से जुड़े हुए हैं या फिर ग्रामीण परिवेश में रह रहे हैं, बड़े शहरी नगरों में नहीं रह रहे हैं, यानी कि जिनकी जो स्कूल, यानी कि मैं सही से बता रहा हूँ आपको, यही है रीजन कि जो नॉर्मल लेवल पर मतलब जिन्होंने जैसे मान लो गवर्नमेंट स्कूल वगैरह में पढ़ाई की है या फिर गवर्नमेंट संस्थाओं में पढ़ाई की है, वो सब चीज़ें, ये सब चीज़ों को देख चुके हैं, फेस भी करके आए हैं, तो जानते हैं, अच्छे से जानते हैं। वहीं मैं देखता हूँ शहरों से जो पढ़े हुए अभ्यर्थी बच्चे वगैरह हैं या फिर जो सीबीएसई बोर्ड के अच्छे खासे टॉप क्लास स्टूडेंट वगैरह रहे हैं, ठीक है, तो वो लोग नहीं जान पाते हैं क्या क्या होता है। तो वो लोग कभी कभी मुझे कमेंट करके परेशान करते हैं, सर ये ओबीसी में क्या आता है, क्या पिछड़े का मतलब क्या है, क्यों है, तो इनका मतलब क्या है, पिछड़ी जातियों का मतलब क्या था। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। पिछड़ी जातियाँ वो जातियाँ थीं जो आपकी, जो आप बोल सकते हैं जो उच्च वर्ण थे, जैसे उच्च वर्ण में आपके जानते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, ये उच्च वर्ण में रहे हैं। ठीक है, वैश्य जातियाँ जो रहीं, तमाम वैश्य जातियाँ नहीं, और शूद्रों में भी शूद्र, सभी शूद्र नहीं थे। ठीक है, शूद्रों में भी कुछ शूद्र ऐसे थे जो केवल सेवा के पर्पज से बिल्कुल इनके बिल्कुल कनिष्ठ रूप में बिल्कुल साथ रहते थे, ऊपर जो अपर जातियों के साथ रहते थे, लेकिन फिर भी सामाजिक रूप से वो हाशिए पड़ी थे। ठीक है, सामाजिक रूप से उनसे भेदभाव नहीं होता था, लेकिन फिर भी वो उन्हें अपने नीचे उनका अपना सेवक समझा जाता था। जैसे आपने देखते होंगे तमाम ऐसी जातियां हैं जो आज भी सेवा के पर्पज से आप देखते होंगे शादी विवाह में, ठीक है, विभिन्न जगहों पर आज भी लगाई जाती हैं। देखिए मैं किसी कास्ट का नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप ऑलरेडी जानते हैं। ठीक है, तो वो जो कास्ट थी उनसे भेदभाव तो नहीं होता था क्योंकि उनसे, लेकिन वो उन्हें मतलब फिर भी उनका उत्थान करना बहुत जरूरी था, यानी भेदभाव उनसे नहीं हुआ इतना ज़्यादा। बहुत सारी कास्टें ऐसी थी इनसे भेदभाव नहीं हुआ, साथ में रहे, लेकिन वो फिर भी पढ़ी लिखी नहीं होने की वजह से, ज़्यादा शिक्षित नहीं होने की वजह से वो क्या था, केवल उनकी अपनी सेवा में लगी रहती थी, अपर कास्ट की सेवा में लगी रहती थी। ठीक है, यानी भेदभाव नहीं हुआ, साथ में रहे। जैसे मान लीजिए सब्जी विक्रेता हुए और भी छोटे मोटे जो व्यापारी थे, उनसे भेदभाव तो नहीं हुआ, बोले कि साथ में रहे, लेकिन जरूरी ये था कि भाई इनको भी कैसे करके ऊपर उत्थान किया जाए, इन्हें भी ऊपर निकाला जाए, उठाया जाए, उनके बराबर पहुंचाया जाए। तो इसलिए इन्हें ओबीसी में रख दिया गया, यानी पिछड़ी जातियां बोला गया इन्हें। ठीक है, इनके साथ वैसा भेदभाव नहीं हुआ जैसा दलित वगैरह के साथ हुआ, वैसा भेदभाव इनके साथ नहीं हुआ। ठीक है, ये मैं बताना चाहूंगा आपको। तो यहाँ पर ये आप नोट करें ना कि 2018 तक आयोग से अपेक्षा की जाती थी कि वह अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए उसी प्रकार कार्य करता रहे। ठीक है, लेकिन 2018 में इसे जो है 102 में संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इसे मुक्त कर दिया गया। ठीक है, इन 2018 से पृथक रूप में अस्तित्व में आ गया। और 2018 के बाद ये कौन से आर्टिकल में रखा गया है वो भी हम देख ले रहे हैं। 2018 के बाद देखिए यहाँ पर बताया नहीं गया है, ये 338B में रखा गया है, लिख लेना आप। ठीक है, तो 2018 में 102 संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा फिर से आर्टिकल 338B एक बना दिया गया, जिसके तहत ओबीसी को वहाँ पर रखा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए आयोग की शक्तियाँ किस प्रकार से हैं। देखिए आयोग को सिविल न्यायालय या फिर दिवाली न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त हैं, यानी कि ये किसी व्यक्ति के खिलाफ हाजिर करने के लिए समन वगैरह जारी कर सकती है। ठीक है, शपथ उसकी परीक्षा के लिए भी परीक्षण कर सकती है, और किसी दस्तावेज को प्रकट करने के लिए आदेश कर सकती है ये। ठीक है, साक्ष्य ग्रहण करने का अधिकार है, ऐसे साक्ष्य ग्रहण कर सकती है। न्यायालय की जो अवलेखी प्रक्रिया है उसको भी मंगा सकती है। ठीक है, और मतलब ये सब शक्तियाँ इसे मिली हैं, यानी कि एक न्यायालय की शक्तियाँ जो होती हैं, सिविल न्यायालय की, दिवाली न्यायालय की शक्तियाँ जो होती हैं, वही सारी शक्तियाँ जो है आयोग की हैं। क्योंकि आयोग जो ऐसी शक्तियों का प्रयोग कब करता है, जैसे आप देखते होंगे चर्चाओं में रहता है, अखबारों में रहता है कि भाई किसी दलित किशोरी के साथ दुष्कर्म वगैरह की वारदात हो जाती है, तो काफ़ी दिनों तक FIR तक नहीं लिखी जाती है, क्योंकि वहाँ पर जो है बाहुली लोगों का पूरा क्षेत्र होता है, गढ़ होता है, तो ऐसे में FIR नहीं लिखी जाती है। तो ऐसे में क्या होता है, जब वो व्यक्ति दर दर भटकता है, आयोग के पास जाता है, तो आयोग उसकी मदद के लिए आगे आता है। आपने पढ़ा होगा अखबार में, और अखबार में ऐसी घटनाएं आप लगभग हर 8 से 10 दिन में आपको देखने को मिलती होंगी। तो वहाँ पर राष्ट्रीय जो आपका आपकी अनुसूचित जातियों की राष्ट्रीय आयोग है वो सामने निकल के आता है, महिला आयोग भी साथ में आता है, यानी और जो आयोग हैं साथ में, वो सब साथ में आते हैं और कहते हैं भाई इसके साथ न्याय क्यों नहीं हो रहा है, यानी इसका मतलब ये है कि आप लोग पूरा दबाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे तमाम केस हैं। कहीं की आप देखते होंगे भूमि अधिग्रहण का मुद्दा आ जाता है, कहीं की आप देखते होंगे शैक्षिक संस्थाएं, उनमें यहाँ पर भेदभाव का मुद्दा आ जाता है। तो ऐसे में जो आपका अनुसूचित जातियों से रिलेटेड राष्ट्रीय आयोग है वो स्वतः बढ़कर आगे आता है और उनसे रिलेटेड जो मुद्दे होते हैं उनके निस्तारण का पूरा प्रयास करता है। ठीक है,
तो आपने ये सब चीज़ें देख लिया। अब देख लिए यहाँ पर वही बात कही गई है कि संघ और प्रत्येक राज्य सरकार अनुसूचित जातियों को प्रभावित करने वाले सभी नीतिगत विषयों पर आयोग से परामर्श करेगी। जैसे क्या होता है, कभी कभी आपने देखा होगा आरक्षण से रिलेटेड प्रावधानों पर अक्सर हल्ला गुल्ला मचता है, चर्चा होती है। तो ये इनसे रिलेटेड जो मुद्दे होंगे उसके बारे में जो आपका आयोग है, आयोग से पहले परामर्श किया जाएगा, क्या कितना किया जाए, कैसे रखा जाए आरक्षण, ठीक है, कैसे रिजर्वेशन के बारे में प्रावधान किया जाए। मान लीजिए कोई नीतियां आती हैं तो आप देखते होंगे, देखिए आप में सब लोग जानते हैं, जैसे आज भी अगर आप कोई फॉर्म वगैरह भरें तो वहाँ SC/ST समुदाय के लिए फीस का जो शुल्क होता है बहुत ही रियायती शुल्क होता है। OBC जनरल का लगभग एक ही होता है शुल्क। OBC जनरल यानी अब तो डिफरेंस नहीं रहा OBC जनरल में कोई ज़्यादा, ठीक है, तो OBC जनरल का शुल्क लगभग एक ही रहता है, ठीक है। SC/ST के लिए लगभग, यानी कि अगर मान लीजिए OBC जनरल के लिए आप देखते हो किसी फॉर्म की फीस जो है वो 500 है, तो SC/ST के लिए मात्र 100 रुपये होती है। वो रीज़न ये है कि वो सदियों से उन्होंने वही देखा है भाई, आज भी ये लोग सोशल रूप से, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, तो इस वजह से इन्हें छूट दी जाए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि SC/ST समुदाय में आज की डेट में लोग आगे नहीं पहुंचे, बहुत लोग आगे पहुंच गए हैं, लेकिन फिर भी क्या है कि अभी समय लगेगा। यानी कि जो आगे, इनमें से जो लोग आगे निकल के आए हैं उनकी संख्या बहुत कम है, ठीक है, उनकी संख्या मात्र वही 10-12% है अभी, मतलब फिर भी 80-90% लोग जो है अभी भी वो बहुत पिछड़े हुए में चल रहे हैं, ठीक है। तो जरूरी है कि भाई जब वो भी लोग जब आगे आ जाएंगे तो इस तरह की जो छूटें हैं और रियायतें हैं वो सरकार अपना स्वतः ही कम कर देगी, ठीक है। इस चीज़ को लेकर काफ़ी बार अभ्यर्थी मुझे बोलते हैं, सर ये ऐसा क्यों है, ऐसा भेदभाव क्यों है। तो देखिए मैं आप लोगों को आई होप आज आपको जवाब मिल गया होगा। देखिए एक हमारी छात्रा है, उसने मुझे काफ़ी बार कमेंट करके परेशान किया, दो तीन बार कमेंट करके, सर यहाँ पे आप समानता की बात पढ़ा रहे हैं मौलिक अधिकारों वाले चैप्टर पे, आप तो फिर यहाँ पे ये संविधान क्यों है, ये क्यों दिया गया, वो क्यों दिया गया। तो मैंने उसे यही बोला था कि आप कुछ दिन के लिए रुक जाइए, आपको आपके सवाल का जवाब जो है इसी बुक में मिल जाएगा। तो आई होप आपको ये जवाब मिल गया होगा। देखिए हमारे संविधान में ये चीज़ें वर्णित थी पहले से ही, तो जरूरी ये था सिर्फ संविधान में ही वर्णित थी, तो फिर संविधान में जब वर्णित थी कोई चीज़ तो उसके लिए विशेष प्रावधान बनाने की जरूरत जरूरी थी, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपने देख लिया होगा। इसके अलावा ये आंग्ल भारतीय समुदाय है, इसके लिए भी कार्य करेगा, ये आपका अनुसूचित जातियों के लिए आयोग, ठीक है, ये आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए भी कार्य करता है। तो ये तो आपका यही आयोग था। अब जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग, इसे हम देख लेते हैं। जनजातियों वालों के लिए, ये तो आपने SC जाति के लिए देख लिया। अब जो जनजातियों के लिए आयोग है उसको भी हमें देखना जरूरी है, ठीक है। देखिए जनजातियों के लिए आयोग जो है, यानी कि ये एक संवैधानिक निकाय है और इसका गठन अनुच्छेद 338 का के द्वारा किया गया है, ठीक है। यानी इसका गठन कब किया गया, अनुच्छेद 338 का के द्वारा किया गया है। और इसे जो यहाँ पर, ठीक है, भाग में रखा गया है, 16वें भाग में रखा गया है, ये आप ध्यान रखना, 16वें भाग में से वर्णित है, ठीक है, भाग 16 में ये वर्णित है। अब देखते हैं जनजातियों का पृथक आयोग का मतलब क्या हुआ है, जनजातियों के लिए पृथक आयोग जो बना है उसमें क्या क्या है, ठीक है। तो आपको याद होगा 1990 है, यानी यहाँ पे बताया गया है कि 1990 में आपका जो 65वां यहाँ पे बताया गया है, 65वां संविधान संशोधन के द्वारा अनुसूचित जातियों जनजातियों के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग की स्थापना की गई थी, ठीक है, 338 के तहत। फिर बाद में आगे चलकर क्या हुआ समय के साथ साथ कि फिर यहाँ पर कुछ जो भौगोलिक और सांस्कृतिक और जो रूप से अनुसूचित जनजातियाँ थी, अनुसूचित जातियों से भिन्न थी, मैंने आपको बताया था। यानी जातियाँ जो SC जातियाँ हैं और ST शेड्यूल्ड ट्राइब वाली जनजातियाँ, इनमें दोनों में भिन्नता होती है, वो भिन्नता भी मैंने बताई, ठीक है। तो उनकी समस्याएं भी अनुसूचित जातियों से भिन्न है, इसलिए जरूरी ये था कि भाई इनके लिए अलग से एक मंत्रालय का गठन किया जाए। तो इसे देखते हुए यहाँ पर देखिए, ये देख लेना भौगोलिक एवं सांस्कृतिक रूप से ये जातियाँ भिन्न हैं, ठीक है। तो ये लिख लेना पूरा, ये मैं बता चुका हूँ वैसे तो ऑलरेडी। तो इसलिए सबसे पहले 1999 में यहाँ पे अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और विकास के लिए एक जनजाति मंत्रालय की स्थापना की गई, यानी पूरा अनुसूचित जनजाति मंत्रालय बनाया गया, ठीक है। इसके तहत जो अनुसूचित जनजातियों से रिलेटेड जो यहाँ पे योजनाएं हैं, ठीक है, उनका समन्वय किया जाए, उन्हें जो है उनको जो क्रियान्वित किया जाए, ताकि जो है आपके अनुसूचित जनजाति वाले लोग हैं उनको लाभ मिल सके। देखिए हमेशा ध्यान रखिए, जहाँ पर चीज़ें स्पष्ट वे में होती हैं, ठीक है, तो वो ज़्यादा बेटर रहती हैं। अब देखिए यहाँ पर आपने देखा होगा पहले SC/ST लिख दिया गया था, उससे काफ़ी दिक्कत भी आती थी संविधान में, संविधान की व्याख्या करने में भी दिक्कत आती, व्याख्या करने में दिक्कत कैसी आती थी। अब देखिए मैं बता रहा हूँ, जनरली एक एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे संविधान में पढ़े थे भाई कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब वाले समुदाय हैं उनके जो आसपास खनन वगैरह पट्टे वगैरह हैं वहाँ पर उनको कुछ शेयर वगैरह दिया जाएगा। अब ऐसे में ऐसी समुदाय वाले भी पर ये कहते थे भाई हमें हमारे यहाँ के पास में जो ग्राम समुदाय वगैरह की ज़मीन वगैरह है वहाँ पर जो फसलें वगैरह हो रही वहाँ पर हमें भी कुछ दिया जाए। तो ऐसे करके तमाम बार समस्याएं उठती थी, ठीक है, क्योंकि जब तक पृथक नहीं था तो लोग इसे
जब डिफरेंस नहीं कर पाते थे तो समस्याएं उठती थी। लोग कहते थे हमें भी उनके बराबर अधिकार देने में चाहिए, यानी हमारे एक ही संविधान में रखा गया, एक ही संविधान के एक ही अनुच्छेद में रखा गया है। तो सरकार के लिए और कोर्ट के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि इन्हें पृथक करना बहुत जरूरी है, कि लोग समझ तो जाएं कि भाई एससी समुदाय अलग है, एसटी अलग है। वरना अक्सर लोग एससी एसटी को एक समझकर जो एसटी वालों को जो प्रावधान मिले हुए थे वो एससी वाले भी उनका लाभ उठाना चाहते थे, और एससी वाले प्रावधानों का एसटी वाले उठाना चाहते थे लाभ। ठीक है, तो पृथक करने से क्या हुआ, एक तो समस्याएं जो एक्चुअल में जिन जिन की थी वो समस्याएं उनकी हल हो पाई। ठीक है, और जो विशेष लाभ थे वो पर्टिकुलर समुदाय को ही मिल पाए, हर किसी को नहीं मिले। ठीक है, इनसे ये लाभ मिला। फिर तो यहाँ पर एक मंत्रालय की स्थापना की गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर फिर 2003 में बताया गया है यहाँ पर, ठीक है, कि इस प्रकार अनुसूचित जनजातियों के हितों को अधिक प्रभावी तरीके से रक्षा करने के लिए प्रस्ताव से राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एवं जनजाति आयोग का विभाजन कर दिया गया। ठीक है, और पृथक आयोग की स्थापना की गई, और 2003 में से 89वें संविधान संशोधन के द्वारा अधिनियमित किया गया। ये भी आप देख चुके हैं। ठीक है, इसके तहत 338 का जोड़ा गया जनजातियों के लिए, और 2004 में आपका जो है जनजाति आयोग है ये अस्तित्व में आ गया है। वर्तमान में स्थिति क्या है, इसकी सेम स्थिति यही है कि एक अध्यक्ष है, एक उपाध्यक्ष है और 3 अन्य सदस्य हैं, यानी कि टोटल मिलाकर 5 कैंडिडेट हैं। ठीक है, और इन्हें राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त करेगा। कार्यकाल जो होगा वो 3 वर्ष का होगा, यानी कार्यकाल जो होगा वो 3 वर्ष का होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इनके आयोग के कार्य क्या हैं। अब देखिए इनके आयोग के कार्य वही सेम सब कार्य हैं जैसा इनके बारे में थे, अनुसूचित जातियों के बारे में, कि संवैधानिक जो उनके मूल्य हैं, संवैधानिक जो हैं हित हैं, उनकी रक्षा करना है। ठीक है, संविधान में अधिकार जो मिले उनकी रक्षा करना है। देखिए जो उनसे रिलेटेड जो उनकी यानी अनुसूचित जनजातियों को उनके अधिकारों और रक्षा उपायों से वंचित करने से संबंधित जो विनिर्दिष्ट शिकायतों की जांच करे। ठीक है, यानी कि उनसे रिलेटेड शिकायत वगैरह इनके पास आती है आयोग के पास, तो उसकी जांच करे। ठीक है, सामाजिक आर्थिक योजनाओं की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए, ठीक है, उनका मूल्यांकन करने के लिए ये आगे आए। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर सामाजिक आर्थिक विकास के बारे में भी ये आयोग सोचने के कार्य करे। ठीक है, उनके जैसे संरक्षण, कल्याण और विकास के उन्नयन के लिए सब देखिए लाइनें सब घुमा फिरा के वही हैं। ठीक है, बस थोड़ा बहुत अंतर कर दिया, लाइनें सब अर्थ कहने का वही है। एक लाइन में अगर आप देखें कि भाई उनके विकास के बारे में सोचना है, उनकी किस तरह से सामाजिक उत्थान करना है, किस तरह से आर्थिक रूप से उन्हें सशक्त बनाना है। ठीक है, तो वही सब इसके कार्य हैं। उनका अगर शोषण हो रहा है, शोषण के संबंध में उन्हें किस प्रकार से सुरक्षा की जाए, उनकी जो ऊपर जो मान लीजिए तमाम तरह के लोग शोषण वगैरह करते हैं, उनसे रिलेटेड वो शिकायतें वगैरह दर्ज करते हैं, तो शिकायतों की जांच वगैरह करना, और मान लीजिए कोई संबंधित व्यक्ति दोषी पाया जाए तो उस पर कार्रवाई करवाना। ठीक है, तो ये सब आयोग के कार्य हैं। अब देखिए यहाँ पर 2005 में क्या किया है कि राष्ट्रपति ने जो अनुसूचित जनजातियों की सुरक्षा, कल्याण और विकास की उन्नति के लिए कुछ अन्य कार्य इनके निर्धारित कर दिए हैं। राष्ट्रपति ने कुछ अन्य कार्य इनके निर्धारित कर दिए हैं, जैसे क्योंकि आप सभी को पता होगा कि ये लोग वनवासी थे, जनजाति वाले लोग पूरे वनों में रहने वाले लोग थे, वनवासी थे, और एक तरह से कह सकते हैं प्रकृति पूजक थे। ठीक है, भारत के मूल निवासी की संज्ञा भी इन्हें दी गई है, प्रकृति पूजक थे और भारत की मूल निवासी संज्ञा भी इन्हें दी गई थी। तो सरकार को सबसे बड़ा ध्येय तो ये ध्यान में रखना था कि अनुसूचित जनजातियां जो हैं वो पूरी तरह से वनों पर डिपेंड थी। तो ऐसे में अगर सरकार यहाँ पे कोई ऐसी पॉलिसी ले आती है जिसके संदर्भ में वनों का दोहन करना एक कानूनी अपराध माना जाता है, तो ऐसे में ये जनजातियां जो सदियों से वनों के से प्राप्त होने वाले फल फूल, ठीक है, और उनकी लकड़ी पर ही डिपेंड थी, ऐसे में वो तो बेघर हो जाएंगी। ठीक है, तो कुछ इनके लिए भी प्रावधान किए गए, इनके लिए छूटें दी गई ताकि इनका जो प्राकृतिक आवास है, नेचुरल हैबिटेट है, वो नष्ट ना हो। ठीक है, और ये अपने प्राकृतिक आवासों में ही बने रहें और इनकी जीवन जो अपना जीविकोपार्जन है वो अपना ये करते रहें। तो ये यानी यहाँ पर लिखा भी है कि वन क्षेत्र में रह रही अनुसूचित जनजातियों को लघु वनोपज का स्वामित्व का अधिकार देने संबंधी उपाय। क्यों दिए गए उपाय वो मैंने बताया आपको। ठीक है, अब जैसे कानून ने इनको ये अधिकार दिया है कि इनके क्षेत्र में खनिज वगैरह है, उनके पट्टे वगैरह कुछ हद तक, ठीक है, तो इनके अधिकारों को सुरक्षित रखने संबंधी उपाय ये भी आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, इनकी आजीविका से संबंधित जो गतिविधियां उन पर कार्य करना, किस तरह से इन्हें आजीविका मिले। ठीक है, मान लीजिए कहीं कोई विकास परियोजना, मैंने आपको बताया भी था, जैसे काफी बार क्या होता है कि जैसे कोई कंपनी, प्राइवेट कंपनी वगैरह है, खनिज वगैरह की खोज कर लेती है, वहां पर अपना संयंत्र वगैरह स्थापित करती है, तो ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है कि वनों से इन जनजातियों को हटाया जाए। तो ऐसे में हटाया जाएगा तो इनके पुनर्वास की भी व्यवस्था करेगी, पुनर्वास के उपायों की प्रभावकारिता बढ़ाने संबंधी उपाय भी करेगी ये आयोग। ठीक है, और जनजाति लोगों का भूमि से बिलगाव रोकने के उपाय। ठीक है, यानी कि बिलगाव का मतलब क्या है
कि भाई ऐसा ना हो कि भाई वो लोग सामाजिक दबाव में आकर, आर्थिक दबाव के कारण अपनी भूमि को छोड़कर शहरों की ओर भाग पड़े, मजदूरी करने लगे, ये सब करने लगे। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, उनकी संस्कृति को बचाए रखना है। ठीक है, आपने देखा होगा आजकल का तमाम तरह के कानून बन गए, तमाम तरह के जो है आपके कानून वगैरह बन गए हैं, तमाम तरह के संयंत्र वगैरह स्थापित हो गए। तो ऐसे क्या हुआ, इनके नेचुरल हैबिटेट जो है, प्राकृतिक आवास जो है, तो नष्ट हो ही गए। इन लोगों को का भी जो जीविका वाला जो साधन था वो नष्ट हो गया और इन्हें मजबूरन जंगल छोड़कर जो है शहर की तरफ भागना पड़ा। अब शहर में ये मुख्य रूप से रहे नहीं है, तो शहर की भाषा, शहर की जीवन शैली उससे अवगत नहीं थे, तो इन्हें काफ़ी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा। ठीक है, तो ऐसे में इनके लिए क्या बचा, केवल मजदूरी का कार्य बचा केवल। ठीक है, क्योंकि पढ़े लिखे थे नहीं है, तो मजदूरी का कार्य बचा। तो सरकार को ये सब निर्धारित करना है कि भाई बिलगाव, यानी कि अपनी जमीन से बिलगाव ना हो, भागे ना ये। अगर ऐसी स्थिति हो रही तो उनके पुनर्वासन की व्यवस्था करना, शिक्षित करना, मेन चीज़ ये शिक्षित करना। ठीक है, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये आपको मैंने बताया भी था, यहाँ पर ये वनवासी रहे हैं, वनवासी कहे जाते हैं, प्रकृति पूजक कहे जाते हैं। तो सरकार का मानना ये है जो सामाजिक वानिकी होती है उसमें इनका बढ़ चढ़कर हिस्सा संयोजित करवाना है, यानी कि ये लोग ऐसा किया जाए कि जो सामाजिक वानिकी वाला प्रोग्राम है, यानी समाज में जो वनारोपण को प्रोत्साहित करने वाला प्रोग्राम है, उसमें इन सबकी बढ़ चढ़ की हिस्सेदारी हो। क्योंकि ये सदियों से जो है वनों का इन्होंने संरक्षण भी किया है, उनका दोहन भी करते आए हैं, लेकिन उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाया है। दोहन मतलब इतना दोहन नहीं किया है, हद से ज़्यादा अंधाधुंध दोहन नहीं किया है, औद्योगिक पैमाने पर दोहन नहीं किया है। ठीक है, एक बात मैं आपको बता दूं, औद्योगिक पैमाने पर जो दोहन होता है वो ज़्यादा यानी कि दुष्कर होता है, दुष्टकारी होता है। ठीक है, कष्टकारी होता है, जबकि जो हम लोग नॉर्मल अपने घरेलू उपयोग वगैरह के लिए दोहन करते हैं वो ज़्यादा नहीं है। नॉर्मल जो आप इनमें रह रहे थे, यानी वनों के उत्पाद प्राप्त कर रहे थे, वहाँ से लकड़ी प्राप्त कर रहे थे, भोजन बना रहे थे, वो उतना ज़्यादा उन्होंने नुकसान नहीं पहुँचाया है। जबकि जो औद्योगिक पैमाने पर जो दोहन हो रहा था वो सबसे ज़्यादा यानी कि घातक होता है। ठीक है, पर्यावरण के लिए भी। तो ऐसे में इन्हें सामाजिक वानिकी के लिए प्रोत्साहित करना। अब देखिए पेशा अधिनियम, आपने पेशा के बारे में पढ़ा भी था, यानी पेशा का मतलब यह है, यहां पर पंचायत एक्सटेंशन, मैं फिर से लिख दे रहा हूं, पेशा अधिनियम एक्सटेंशन, ठीक है, टू शेड्यूल्ड एरिया। ये वाला आपने पढ़ा भी था। इसमें क्या था, इसमें यह था कि पंचायती राज के जो प्रावधान है, पंचायती राज के जो कानून है, ठीक है, इनसे संबंधित कानूनों को पेशा अधिनियम के तहत, यानी कि इससे संबंधित संविधान का जो भाग 9 है, ठीक है, और 5वीं अनुसूची में बड़े क्षेत्रों पर ये अगर लागू नहीं होगा और लागू किया जाता है, ठीक है, पंचायत का जो है जो कानून है उसे कुछ संशोधन के साथ लागू करवाया जाएगा। ठीक है, ये पेशा अधिनियम में कही गई थी बात। ठीक है, यानी जो पंचायत वाली अवधारणा थी, ये पंचायती राज वाली अवधारणा थी, इस क्षेत्र में अगर लागू होगी तो पेशा अधिनियम में जो बड़े प्रावधान है उसके तहत लागू की जाएगी। जैसी पूरे भारत में ढांचा चल रहा है उस प्रकार का नहीं होगा। उसमें बताया भी गया था कि किस प्रकार से पेशा अधिनियम के तहत इन लोगों की यहाँ पे भागीदारी होगी, किस तरह से इन्हें जो है वहाँ पर आपने सब पढ़ा था कि इन्हें खनिज पट्टा वगैरह दिया जाएगा, इनका वहाँ पे स्वामित्व रहेगा, इनका जो भागीदारी होगी वो भी इनकी वहाँ पर रहेगी, सबसे ज़्यादा रहेगी। ठीक है, पूरा बताया गया था। अब वैसे ही यहाँ पर बताया गया कि झूम खेती पर निर्भर रहते हैं। झूम खेती का मतलब आप जानते हैं कि एक बार खेती कर ली, जैसे ही वहाँ से अनुपजाऊ जमीन हुई उसे छोड़कर दूसरी जगह पे पहुंच गए, वहाँ की जमीन को साफ किया, वहाँ पे खेती करने लगे। जैसी वो जमीन 3-4 साल अनुपजाऊ हुई, उस जमीन को छोड़ के अगली जमीन पे चले गए, तो इसे झूम खेती कहते हैं। तो झूम खेती करने के प्रचलन को कम करना, स्थायी बनाना है इन्हें, ये सब बातें यहाँ पे बताई गई हैं। किसने कही है? ये राष्ट्रपति ने आयोग को कही है ये। ठीक है, अब देखिए आयोग के प्रतिवेदन क्या है। आयोग अपनी जो वार्षिक रिपोर्ट है ये राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। ठीक है, इसके अलावा राष्ट्रपति ये रिपोर्टों को संबंधित प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा। ठीक है, और संघ से संबंधित सिफारिशें पर जो की गई या फिर कोई कटौती वगैरह है, कोई किए जाने प्रस्तावित करवाई है, ठीक है, तो अस्वीकृत की गई तो अस्वीकृत करने के कारणों को स्पष्ट करेगा यहाँ पर। ठीक है, इनके संबंध में ज्ञापन होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी राज्य से संबंधित अगर समस्या है, राज्य में जैसे जनजातियां हैं उनसे संबंधित है, तो भाई राज्यपाल को भेजेगा और राज्यपाल ही वही करेगा प्रोसीजर, विधानमंडल के समक्ष रखवाएगा। कोई जैसे प्रस्तावित की गई कार्रवाई या फिर कोई सिफारिश अस्वीकृत की गई उसके संबंध में यहाँ पर ज्ञापन लगाएगा वो कि भाई कि ये यहाँ पर ये रीजन रहा है। ठीक है, शक्तियाँ किस प्रकार से, शक्तियाँ वही शक्तियाँ हैं, सेम शक्तियाँ वही हैं, सिविल न्यायालय की शक्तियां ऐसे प्राप्त हैं। यानी किसी व्यक्ति को समन भेजना, यानी कोई व्यक्ति मान लीजिए जनजाति इलाकों में अतिक्रमण कर रहा है, जनजाति लोगों का मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है, उसे समन भेजना, हाजिर करने के लिए कहना, किसी दस्तावेज को प्रकट करने के लिए कहना, सबद साक्ष्यों, यानी पूरा वही प्रक्रिया वही है सेम। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आई होप आप लोग अनुसूचित जाति और जनजाति के बीच का जो डिफरेंस है वो भी आप समझ पाए होंगे। ठीक है, देखिए जो लोग समाज में रहते हैं, समाज से जुड़े हुए होते हैं, उन्हें दिक्कत नहीं आती है। अब जो लोग केवल किताबी कीड़े रहते हैं, मैं आपको हकीकत बता दूं, जो लोग केवल किताबों से चिपके रहते हैं, उनके आसपास के समाज में क्या घटित हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, उन्हें वाकई में बहुत दिक्कत आती है।
ठीक है। तो अपने आसपास समाज में क्या चल रहा है, किस प्रकार से लोग रह रहे हैं, किस प्रकार की जीवन शैली है, उन सब का अध्ययन करना बहुत जरूरी है। ठीक है। इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आप अपने पास आने वाले जो भी अखबार हो, हिंदी अखबार हो, उनका अध्ययन करते रहा करिए। और हिंदी अखबारों में मैंने आपको बताया था संपादकीय वाला एक पेज होता है जिस पर बहुत अच्छे आर्टिकल लिखे होते हैं। जैसे कभी शिक्षा से संबंधित आर्टिकल होते हैं, कभी ऐसी अनुसूचित जातियां जनजातियों से अधिकारों से रिलेटेड आर्टिकल होते हैं, उन्हें पढ़ते रहा करिए। इससे क्या होगा, आपका एक तो ये होगा कि भाई आपका ऐसे वाला पोर्शन है, यानी कि आपका ये निबंध वाला पोर्शन है, वो कंप्लीट होगा। ठीक है। साथ ही साथ आपकी जो तर्क क्षमता है, आपकी जो यानी कि जो आपकी विचार करने की क्षमता है, उसका भी विकास होगा। आप तमाम मापदंडों से, तमाम अपने आयामों से उस चीज़ के बारे में सोच पाएंगे। ठीक है। पूरी अपनी एनालिसिस को उस अकॉर्डिंग यहाँ पे समझ पाएंगे कि भाई ये चीज़ें क्यों हैं, क्या है, इसका क्या निहितार्थ है, भविष्य में क्या होगा इसका निहितार्थ, वो सब चीज़ें जान पाएंगे। तो आप जो संपादकीय वाला पेज अखबार में वो पढ़ते रहा करिए। ठीक है। ये सब मुद्दे जो है हमारे समाज से जुड़े हुए मुद्दे हैं, सामाजिक मुद्दे हैं, तो इन सब के बारे में हमारा इन्वॉल्वमेंट होना बहुत जरूरी है। और हम लोग चाहे किसी भी कास्ट से आ रहे हों, हम अगर अपने बगल में किसी व्यक्ति के साथ अगर अन्याय होते हुए देखें तो हमारा फर्ज ये बनता है कि हम भाई उसकी सहायता के लिए जरूर खड़े हों। ठीक है। मान लीजिए आज उसके साथ अन्याय हो रहा है, मान लीजिए हो सकता है उसके साथ अन्याय होने का रीजन ये हो कि भाई गरीब हो। ठीक है। अब वक्त बदलते देर नहीं लगती, ऐसा तो कोई कह नहीं सकता कि हम बहुत शक्तिशाली हैं। ये आप सभी को पता है कि हमारे देश में शक्तिशाली के ऊपर शक्तिशाली पड़े हुए हैं। ठीक है। और हो सकता है कल आपसे भी बड़ा शक्तिशाली कोई आ जाए, वो आपको शोषण करने लगे। अभी तक तो आप चुप थे, अपने पड़ोसी को देख के कह रहे थे हमें क्या मतलब, शोषण हो रहा है होने दो। अब कल आपके साथ तो ऐसा हो, तो ये प्रक्रिया चलती रहेगी। इसे रोकना होगा, रोकेंगे तभी जब हम उसका साथ देंगे। यानी हम उसके साथ अगर शोषण हो रहा है तो हम उसके साथ कहेंगे भाई आप इसका प्रत्युत्तर दीजिए, जवाब दीजिए, न्यायालय की कार्रवाइयों में पूरा हिस्सा लीजिए। ठीक है। तभी इस तरह का हम शोषण हम रोक पाएंगे। तो फर्ज आपका यही बनता है, आपके आसपास अगर कहीं आसपास किसी ऐसे व्यक्ति के साथ भेदभाव वगैरह हो रहा है तो आप उस चीज़ को रोकिए और खुद भी इस चीज़ के प्रति जागरूक होइए कि भाई भेदभाव नहीं करना है। ठीक है। उन्हें जो प्रावधान दिए गए हैं, क्यों दिए गए हैं, उसको सबको अगर आप पूरा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि अगर आप पढ़ चुके हैं तो यकीन मानिए आप इस तरह का भेदभाव स्वयं नहीं करेंगे। ठीक है। आप यही कोशिश कीजिए कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित करें ऐसे व्यक्तियों को, ताकि वो है हमारे साथ एक समान धारा में वो भी शामिल हो जाएं। ठीक है। तो आई होप आपको आज का ये चैप्टर पसंद आया होगा। देखिए आप लोग वीडियो को लाइक शेयर नहीं करते हैं, ये आप लोगों की सबसे बड़ी समस्या है। कम से कम आप लोग जितने भी लोग वीडियो देखते हैं, कम से कम आप डेली के डेली वीडियो जितने भी ग्रुप हैं आपके, उन सभी में शेयर किया कीजिए, अपने जो नियर बाई कलीग्स वगैरह उन्हें बताया कीजिए, ताकि वो लोग भी चैनल से जुड़ सकें। ठीक है। आई होप आप लोग मेरे हर वीडियो के लिए बस इतना जरूर कर दीजिए। ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।